स्टूडेंट्स, अपने 5th यूनिट में आगे बढ़ते हुए आज इस पार्ट में हम देखेंगे स्कूलिंग, साथ ही प्रभाव, स्कूल संस्कृति, अध्यापकों से संबंध और अध्यापक अपेक्षाएं आदि। मतलब अब हमने ये देखना है कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तब उसके ऊपर पीयर इन्फ्लुएंस, मतलब जो उनका साथी ग्रुप है उसका क्या इफेक्ट होता है, स्कूल के कल्चर का, जो स्कूल की संस्कृति है, साथ साथ टीचर्स के साथ कैसे रिलेशनशिप है और टीचर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है उनके प्रति, उस सब के बारे में अब हम इस पार्ट में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे पीयर इन्फ्लुएंस एंड सोशल कल्चर। स्कूल में बच्चों पर उनके साथियों का क्या प्रभाव पड़ता है और स्कूल संस्कृति क्या होती है, साथी प्रभाव क्या है। देखिए, स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है बच्चों के ऊपर वो उनके ही पीयर ग्रुप का पड़ता है। मतलब उनकी जो सेम एज के बच्चे हैं, जो उनकी क्लास के बच्चे हैं, जो फ्रेंड्स उनके हैं, उनका इफेक्ट बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा रहता है। हालांकि ये जो प्रभाव है विकास की अवस्था में अलग अलग भी होते हैं। सबसे ज्यादा जो युवा अवस्था होती है, टीन एज होता है, उसमें पीयर ग्रुप का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है कि किस एज में किस तरह का प्रभाव है। तो इन प्रभावों पर इसीलिए ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो किस तरह से प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे हम। सबसे पहले क्या है कि माता पिता की जो परवरिश शैलियां हैं, पेरेंटिंग स्टाइल जो है, उनका बहुत इफेक्ट होता है बच्चों के ऊपर। लेकिन उसके साथ साथ साथियों का प्रभाव भी बहुत ज्यादा बच्चे की पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। जो अन्य अवस्थाओं के अलावा किशोरावस्था है उसमें पीयर ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। और मेनली इसमें जो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप है, ये चीज हमने देखनी है कि किस तरह की रिलेशनशिप है बच्चों के अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने समान एज के जो उनके दोस्त हैं उनके साथ उनका रिलेशन कैसा है। ये उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। और किशोरों के लिए क्या है, जो किशोरावस्था में जो उनके फ्रेंड्स हैं बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं। हालांकि माता पिता की काफी भूमिका प्रभावशाली रहती है, लेकिन फिर भी जो इफेक्ट वो बाहर एनवायरनमेंट से मिलता है, पीयर ग्रुप से मिलता है, वो सबसे ज्यादा होता है। ऐसे किशोर जो इसका मतलब जो बच्चों का पेरेंट्स ज्यादा ध्यान करते हैं, पेरेंट्स हर समय बच्चों की उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा होता है बजाय कि उन बच्चों का जिनका किसी को समर्थन नहीं मिलता। मतलब किस तरह का एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है, पेरेंट्स की तरफ से किस तरह का उनका परवरिश की जा रही है, इसका बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। साथ साथ पीयर ग्रुप में उनकी क्या जगह है, उनका अपने साथियों के साथ किस तरह से व्यवहार है, साथी उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर ये अच्छा है, समायोजित कर रहे हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी अच्छी होगी। और बकायदा अगर ये नेगेटिव है कि पेरेंट्स भी ध्यान नहीं दे रहे और बच्चों के साथ भी वो समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाता। माता पिता, मित्र और किशोर दोनों ही काफी महत्वपूर्ण होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। और किशोर ज्यादा जो है उन मित्रों से बहुत वैसे कम प्रभावित होते हैं जो माता पिता के साथ ज्यादा हर समय जुड़े रहे। मतलब वो क्या है कि उनको ये लगता है कि हमारा अपना सर्कल, अपना सब कुछ होना चाहिए। जो अगर बच्चे फ्रीडम हो, फ्री माइंड होके और फ्रेंडली एक ग्रुप में अगर काम करते हैं तो वो बच्चे जो है पॉजिटिविटी का, सकारात्मक का ज्यादा प्रदर्शन करते हैं। और कक्षा के बाहर भी अगर बच्चों के मित्रों के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है तो, और परिवार में भी सही है, पारिवारिक रूप से भी सब जुड़े हुए हैं, तो उनका दृष्टिकोण हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। कई बार क्या है, अपर्याप्त परिवार में है, उसमें अगर उत्पन्न खाई है, मान लो पेरेंट्स से और बच्चों के बीच में अलगाव ज्यादा है, वो पेरेंट्स के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते या पेरेंट्स का व्यवहार बच्चों के प्रति ठीक नहीं है, तो कई बार अगर अच्छे मित्र हैं, पीयर ग्रुप ठीक है, तो वो कमी भी पूरी हो जाती है। इस चीज का भी काफी इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है। और साथ साथ मित्रों के माध्यम से क्या होता है, तनाव से मुक्ति मिलती है, आत्मसम्मान पैदा होता है, व्यक्तिगत शक्तियां भी विकसित होती हैं। ग्रुप में अगर बच्चा फ्री माइंड रहेगा, एडजस्ट अपने आप को कर पाएगा, तो वो रिलैक्स फील भी करता है और उससे भी उसकी पर्सनैलिटी सही डेवलप होती है। अब देखेंगे स्कूल संस्कृति क्या होती है। देखिए, स्कूल संस्कृति मेनली क्या है, अध्यापक द्वारा अपनाई जाने वाली मूल धारणाएं और विश्वास शामिल होता है, जिसमें स्कूल के सभी
बांटते हैं, मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्या धारणाएं हैं, कैसे एक दूसरे पे विश्वास करना है, उन चीज को जो भी सारा एक बेसिक चलता आ रहा है, एजम्पशंस और जो ये अवधारणाएं हैं कौन कौन सी हैं, जैसे एजम्पशंस और बेनिफिट हैं, मानव प्रकृति, मानव क्रिया और मानव संबंधों के बीच में ह्यूमन नेचर, ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में जो ये हमारी अवधारणाएं हैं, विश्वास हैं, वो सारा कुछ ही यही हमारी स्कूल संस्कृति में आता है। वो सब कुछ होता है स्कूल संस्कृति में जो कि एक संगठन के पास होता है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो जो सारी चीजें होनी चाहिए वही हमारे इसके संस्कृति के अंदर आता है। इसमें ये एक तरीका भी इसको हम कह सकते हैं जिसके द्वारा हम अपने वातावरण में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, रह पाते हैं। स्कूल संस्कृति जो है इसको हम क्या कहते हैं, ये स्कूल वातावरण का एक पर्यायवाची के रूप में भी हो सकता है, मतलब जो पूरा हमारा स्कूल का एनवायरनमेंट है उसी को हम स्कूल संस्कृति भी कह सकते हैं। किसी भी स्कूल की जो सफलता है उसके पीछे स्कूल संस्कृति में जो एक स्वस्थ पेडागोगी है कि क्या तरीके, क्या सब चीजें अपना रखी हैं, क्या बेस है एक स्कूल का, किन धारणाओं पर वो आधारित है, कि जिसका सहायता अध्यापक भी ले रहा है, जिसके बेस पे स्कूल चल रहा है, मैनेजमेंट ने क्या रूल सब बना रखे हैं, ये सब जो बेस है वही एक निर्धारित करता है स्कूल की सफलता को। और स्कूल की सफलता का मतलब ये होता है कि बच्चे उसमें कितना एडजस्ट कर पा रहे हैं, बच्चे कितना अचीव कर रहे हैं। जैसे ऑलराउंड डेवलपमेंट होना यही एक मेन एजुकेशन का एम है, तो किस स्कूल में बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है उसकी संस्कृति के अकॉर्डिंग ये एक बेसिक चीज होती है। मेनली जो है सतह रूप से अगर हम बेस देखें तो संस्कृति में क्या क्या चीजें हैं, भौतिक संरचनाएं, पिछली घटनाओं को मानना कि भौतिक संरचना कैसी है उस पूरे स्कूल की और पिछली घटनाओं से क्या कुछ सीखा, क्या आगे बढ़े, पहले क्या होता रहा स्कूल में, सबसे मेन बात तो पहले ये होती है। अगर बहुत ज्यादा डिटेल में हम ये देखें तो संस्कृति का जो संबंध है वो समारोह, जो रीति रिवाज है, व्यवहार के स्वीकृत मानक हैं, नियम और प्रक्रियाएं आदि जो हैं वो हमारी स्कूल संस्कृति होती है। और इसके बाद और आगे क्या होता है गहरे स्तर पर, स्कूल संस्कृति का जो संबंध है वो मूल धारणाओं, व्यक्तियों और संगठन के केंद्रीय मूल्यों से होता है। और ये जो है हमारा तीसरा स्तर स्कूल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, मतलब मूल धारणाएं क्या हैं, संगठन का, व्यक्तियों का आपस में उनके क्या, उन्होंने बेसिक कंसेप्ट, बेसिक वैल्यूज क्या हैं, जिन बातों के ऊपर वो स्कूल टिका हुआ है, ये मेनली सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। क्या प्रॉब्लम आती है, बच्चों के एडजस्टमेंट करने की जो समस्या रहती है स्टार्टिंग में जब बच्चे स्कूल में आते हैं, उनको अपने उस एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट करना होता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसको हम कैसे दूर करते हैं, मतलब स्कूल क्या एनवायरनमेंट फिर बच्चों को दे रहा है ताकि वो ठीक से एडजस्ट हो पाए। तो स्कूल का वातावरण, अध्यापकों से सहपाठियों के साथ समायोजन करना बच्चे सीख रहे हैं, तो प्री प्राइमरी में जो नया एनवायरनमेंट उनको मिला वो समायोजन करने में कितनी कठिनाई हो रही है, कितनी नहीं है, वहां का टीचर्स का बिहेवियर किस तरह का है बच्चों को साथ, और पारिवारिक वातावरण कैसा था, उसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड में है। उस एनवायरनमेंट से निकल के नए एनवायरनमेंट में आ रहा है, अगर पीछे से पहले से बच्चा सेटिस्फाइड है तो आगे और अच्छे से समायोजित कर पाएगा, और आगे एनवायरनमेंट कैसे मिला ये भी उसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। तो ये मेनली है कि किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है और प्रशिक्षण प्राप्त जो बालक हैं उनका समायोजन शीघ्र और उत्तम होता है। मतलब अगर बच्चों की ट्रेनिंग ठीक होगी, बेसिक कंसेप्ट जिन आधार पर हम बच्चों को समायोजित करना सिखा रहे हैं वो ठीक होगा तो बच्चे ठीक से समायोजित कर सकते हैं, और ये सारा आधार होता है हमारी स्कूल की संस्कृति।